जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अब हम देखेंगे आज से प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन। ठीक है, दो पार्ट में कवर करेंगे। इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास, 60 क्वेश्चन के आसपास हैं। ठीक, इसके बाद आपको मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, फिर दोस्तों मतलब आधुनिक इतिहास के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के सभी करेंगे। ठीक है, और उसको विधिवत तरीके से देखेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि साथियों हमने पूरा स्टैटिक जी के यानी सामान्य ज्ञान पूरा कवर करा दिया है। इनको साथियों ये जो आपके ये टॉपिक है इनको हम बहुविकल्पी के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, और इन सबको दोस्तों थ्योरी के माध्यम से पूरा, जैसे भारतीय कृषि हो गई, वाणिज्य व्यापार, यानी स्टैटिक वाले सभी के सभी हमने पार्ट पूरा विस्तृत तरीके से कराया हुआ है। हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा पूरी हिंदी कराई है। जैसे अगर आप इसको देखना चाहते हैं कैसे जाएंगे, तो आपको दोस्तों जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट पे। ये देखिए, ये आपको दिखेगा यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जीएस स्टडी। इसमें दोस्तों पूरी की पूरी जीएस लगी हुई मिल जाएगी। ठीक है, जा करके देख लीजिए। करंट अफेयर भी उत्तर प्रदेश की सी में मिल जाएगा दोस्तों आपको। इसके अलावा देखिए, ये आपको संपूर्ण हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं जा करके। ठीक है, सारी चीज़ें हमने कराई हुई जीएस में दोस्तों। और इसके बाद अब देखिए, हमारी ये ई बुक है, पीडीएफ स्वरूप आपको मिलेगी मात्र 50 रुपये में। इतने सारे टॉपिक होंगे आपके यूपी पुलिस, हेड ऑफ रेडियो ऑपरेटर सभी एग्जाम्स के लिए। इतने सारे टॉपिक होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। मात्र 50 रुपये में कैसे मिलेगी, तो दोस्तों आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से डाउनलोड कर लेना है 50 रुपये दे करके। ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करना, वहाँ से आपको मिल जाएगी। या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप 50 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, या फिर जाइए दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे दोस्तों, ये आपको दिखेगा स्टैटिक जीके के नाम से, इसको आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच है मात्र 399 रुपये में, जिसमें 2 टीचर खुद ही आपको जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे, तो ये भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारे यूपी स्पेशल की भी ई बुक है और हिंदी की भी मिल जाएंगे, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं आप ऐप पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख कुमार गुप्त के शासनकाल के समय से ही है ना, की है। जो शासक कौन थे दोस्तों, तो उस समय किससे संबंधित, ये स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। दोस्तों आपको बता दें, गुप्त साम्राज्य के स्कंदगुप्त से संबंधित है कौन सा, भीतरी स्तंभ शिलालेख। ठीक है, याद रखेंगे, यूपीएसआई में पूछा भी गया है। ठीक है, इस यूपीएसआई में दोस्तों पूछा भी गया है, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला है, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था मेरे साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि जो अग्निमित्र था वो पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक है, याद रखना, कालिदास की जो रचना थी मालविका अग्निमित्र में, इसमें दोस्तों जो नायक थे वो अग्निमित्र था दोस्तों। जो नायक था वो किसका, अग्निमित्र किसका पुत्र था, तो पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक है, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे कि कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम में दोस्तों, है ना, इसमें नायक विदिशा के राजकुमार पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे। ठीक है, याद रखेंगे। और नायिका कौन थी, मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। ठीक है, इसमें दोस्तों यह श्रृंगार रस 5 अंकों का नाटक है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों ये किसकी है, तो दोस्तों याद रखेंगे कालिदास जी की ना, कालिदास जी की। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कपिल ऋषि को दोस्तों सांख्य का मानते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा भी गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती है। दोस्तों जो गढ़ी जगह थी वो किस लिए जानी जाती थी, हड़प्पा सभ्यता। साथ ही जो गढ़ी थी वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। क्या होते थे, उच्च वर्ग के लोग बसते थे, उसे हम गढ़ी कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया। व्रीहि किसको कहते थे दोस्तों, तो आपको बता देते चावल को। किसको मेरे दोस्तों, तो व्रीहि वैदिक काल में किसको, चावल को कहते थे दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, धान के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी चावल के लिए प्रयोग किया जाता था। और आपको बता दें कि मानव द्वारा दोस्तों पहला जो अनाज था वो कौन सा था, खोजा गया तो जौ। ठीक है, सबसे पहला अनाज कौन सा था, जौ था। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों।
अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। दोस्तों आपको पता कपिल वस्तु लुम्बिनी, आप याद होगा ना, तो कपिल वस्तु दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता यहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको बता दें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये साक्यगढ़ के राजा थे दोस्तों। ठीक है, साक्यगढ़ के थे। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और इनकी वाइफ का नाम क्या था दोस्तों, यशोधरा था। पुत्र इनका राहुल होता है। ठीक है, क्या होता है, राहुल होता है। चलिए आगे देखते हैं कि सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे दोस्तों। किसके थे, सोम, तो पौधों के। ठीक है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर के पौधों के देवता थे। ठीक है, याद रखेंगे, यूपीएसआई का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी दोस्तों, तो सोलंकी की थी। ठीक है, किसकी थी, सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। देखिए यूपीएसआई में पूछा भी गया। ठीक है, अब देखिए यहीं पे देख लेते हैं कि भैया राष्ट्रकूट की क्या थी, तो मान्यखेत थी राजधानी, मित्रका की वल्लभी थी, और पाल वंश की मुंगेर थी, और सोलंकी वंश की अनहिलवाड़ थी। ठीक है, चलिए कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम था दोस्तों, कान्यकुब्ज कन्नौज का था। ठीक है, कन्नौज को दोस्तों कान्यकुब्ज कहते थे। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और कान्यकुब्ज आपको बता दें कि गंगा नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। ठीक है, कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम दोस्तों महोदय श्री था। ठीक, महोदय श्री भी कहते थे कान्यकुब्ज को, कन्नौज को। ठीक है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इत्र नगरी के नाम जानते हैं, फिर खुशबुओं का शहर भी इसको कहा जाता है। ये चीज़ें भी आपको पता होंगी। अगला निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया मेरे दोस्तों, तो किसने बनाया था राजा बिंबिसार के महल को, किसने बनाया, तो महागोविंद ने। ये आपके यूपीएसआई में पूछेगा क्वेश्चन, अभी चल रहे हैं। ठीक है, किसने बनाया। और दोस्तों आपको बता दें इनकी राजधानी क्या थी, तो राजगिरी या फिर गिरिवज्र। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो बिंबिसार था ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। बिंबिसार क्या था, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह क्या मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था दोस्तों, तो मुजरिस किस भारतीय राज्य में था, तो दोस्तों केरल में था। कहाँ था, केरल में दोस्तों मुजरिस पड़ता था। ठीक है, चलिए केरल को दोस्तों क्या बोलते हैं, मालाबार तट हम केरल को कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेश घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान दोस्तों 10 घोड़ों की बलि दी थी दोस्तों, याद रखेंगे। ये आपके देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो किसने दोस्तों, भगवान ब्रह्मा ने। दोस्तों दशमेश घाट कहाँ पड़ता है, में घाट कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये आपको पड़ेगा वाराणसी में। ठीक है, जब जाएंगे आप बनारस तो दोस्तों वहीं पर आपको 84 घाट पड़ते हैं लगभग, है ना। चलिए यूपी पुलिस में पूछा गया कांस्टेबल में। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपको पता है मगध कहाँ है, बिहार में। वर्तमान में दोस्तों ये बिहार में पड़ता है, मगध क्या पड़ता है, बिहार में पड़ता है दोस्तों। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, आपको चीज़ें पता होंगी, जिनके जन्म दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ था और गद्दी पे 322 ईस्वी में बैठे थे, जो कि दोस्तों आपको बता दें महाजनपद जो था, है ना, मगध दोस्तों ये बिहार में पड़ता था। ठीक है, पटना के आसपास। चलिए अगला है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे दोस्तों, जो कि राजधानी थी दोस्तों किसकी थी। देखिए ये आ गया दोस्तों करने का आपका क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए यूपी पुलिस में 2019 में पूछा गया दोस्तों। आपको पता कौशल की राजधानी थी ना, कौशल किसकी राजधानी थी दोस्तों, अयोध्या की ना। ये चीज़ें आपको याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों अब तो अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके कौशल किसकी राजधानी थी, अयोध्या की। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत को दोस्तों साम्राज्य को बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त के दोस्तों पुत्र का नाम क्या था, आपको पता होगा कि बिंबिसार था। देखिए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, अशोक था। तो ये तीन दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर दोस्तों अशोक। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता
नदी के तट पर विकसित हुई दोस्तों वैदिक सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे थी, तो दोस्तों कहेंगे सरस्वती नदी के। किस? सरस्वती नदी। ये भी देखिए आपके 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है पुलिस के, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे थी। अगला है भारत के पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता है दोस्तों, किसको भारत के पहले कवि के रूप में श्रद्धेय मानते हैं? तो साथियों याद रखेंगे किसको मानते हैं, वेद व्यास जी को, ठीक है। क्या किसको दोस्तों, वेद व्यास जी को हम पहला क्या मानते हैं दोस्तों, इनको आदि कवि भी कहते हैं, ठीक है, और प्रथम श्रद्धेय कवि भी मानते हैं, ठीक है, किसको, वेद व्यास जी को। दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, सत्य ये वाल्मीकि जी होंगे, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी होंगे, तो याद रखिएगा वाल्मीकि जी होंगे, वेद व्यास नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि को हम क्या बोलते हैं कि पहले कवि के रूप में, या फिर दोस्तों इनको आदि कवि भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों गच्छा नामक संगठन किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित। दोस्तों आपको बता दें कि गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाछा जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे जैन धर्म में मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी जो विख्यात मठ के शिक्षकों से वंभ की दावा करते थे, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें। और जैन द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है, ठीक है, और गच्छा का शाब्दिक अर्थ जो होता है जो एक साथ यात्रा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि तीसरी बौद्ध परिषद दोस्तों किस शहर में आयोजित की गई थी दोस्तों, तो आपको याद रखना पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। आपको बता दें कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईस्वी में, ठीक है, पाटलिपुत्र में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगिलपुत्र, ठीक है। और याद रखेंगे जो प्रथम बौद्ध संगीत थी दोस्तों वो अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, राजगृह में 483 ईसा पूर्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है, तो याद रख लेंगे। और चौथी दोस्तों कहाँ हुई थी, तो कुंडल वन में, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में। चलिए आगे देखते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोहराएगा। तो बृहद्रथ क्या थे दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, याद रखेंगे। बृहद्रथ कौन थे दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक। इनको दोस्तों पुष्यमित्र शुंग मार के शुंग वंश की नींव डाल देता है, ठीक है। चलिए अगला है प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में स्थित दोस्तों, जो कि वर्तमान में दोस्तों कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो ये आपको बताना है। तो साथियों याद रखेंगे गाजीपुर में, ठीक है, वही गाजीपुर दोस्तों। आपको पता गाजीपुर में हमने बताया था कार्नवालिस का मकबरा भी है, ठीक है, कार्नवालिस का मकबरा है, ठीक, एकमात्र अंग्रेज जो यही उनका मकबरा रह गया। और दोस्तों यहाँ पे अफीम फैक्ट्री भी थी, ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ जमदाग्नि ऋषि का आश्रम भी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, तो पाल वंश के राजा कौन थे पहले, तो गोपाल थे। क्या थे, गोपाल थे दोस्तों। ये भी आपके यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक चीज याद रखेंगे, पाल वंश की स्थापना दोस्तों गोपाल ने की थी। इनकी राजधानी क्या थी, मुंगेर थी। देखिए पाल वंश की राजधानी क्या थी, मुंगेर थी। और इस वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, ठीक है। चलिए अगला किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी दोस्तों, तो आपको बता दें कि अजातशत्रु द्वारा मगध से राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र, राजगृह से पाटलिपुत्र ले गई थी मगध की राजधानी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह इतावली यात्री जिसने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विवरण किया है दोस्तों, वर्णन किया है, कौन था दोस्तों, तो निकोलो कोंटी दोस्तों ये आया था, ठीक है। और इसने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया था, वर्णन किया था, ठीक है। और आपको बता दें कि दोस्तों ये इतावली जो था यात्री था संगम वंश के राजा किसके यहाँ आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है। याद रखेंगे निकोलो कोंटी कब आया था, देवराय प्रथम के यहाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो आपको पता होगा थानेश्वर दोस्तों, बहुत फेमस राजधानी थी इसकी। मगर दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये कन्नौज ट्रांसफर कर लेता ना, पहले इनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर हुआ करती थी, फिर दोस्तों दूसरी राजधानी ये बनाता है कन्नौज को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। और उसका हर्षवर्धन जो था ये थोड़ा लेखक भी था, है ना। इसने भी कई सारी देखिए नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ भी इसने लिखा था। और तो हर्षवर्धन का देखिए जो दरबारी थे, हर्षचरित का लेखक है ना, बाणभट्ट भी इनके दरबारी कवि थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश दोस्तों इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में, ठीक है।
सबसे पहला उपदेश सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दोस्तों, और कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। और बोध गया में दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। ये भी यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सांप था, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जी दोस्तों क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। आपको बता दें कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का दोस्तों अंतिम शासक कौन होगा? कालाशोक हो जाएगा। कौन था? कालाशोक था, ठीक है। याद रखें कौन था? कालाशोक था दोस्तों अंतिम शासक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध था दोस्तों। आर्यभट्ट क्या था दोस्तों? एक आपको बता दें, प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे दोस्तों आर्यभट्ट, और गुप्तकालीन दोस्तों ये थे, है ना, गुप्त काल के समय थे दोस्तों। आपको बता दें कि आर्यभट्ट दोस्तों क्या थे? महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की, और आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली भी विकसित किया दोस्तों। और इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए दोस्तों सूर्य के चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश भी डाला था, मतलब समझ सकते हैं दोस्तों। और इन्हीं के दोस्तों इन्हीं अभूतपूर्व योगदान के लिए दोस्तों क्या किया गया था? इन्हीं के नाम पे भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट भी रूस से दोस्तों छुड़वाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अशोक द्वारा दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्या है कि श्वेतंबर और दिगंबर दोस्तों किस धर्म से है? तो ये देखिए आपको पता होगा, जैन धर्म से संबंधित, जैन मत से संबंधित है श्वेतंबर और दिगंबर मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि जातक कथा संबंधित दोस्तों, जातक कथा को होता है कि किससे संबंधित दोस्तों? ये गौतम बुद्ध से संबंधित है क्या? और जन्म से पूर्व की कथाओं से संबंधित दोस्तों, ये जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है और जन्म से पूर्व की चीज़ों से, ठीक है। और आपको बता दें कि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि गौतम बुद्ध की दोस्तों भाषा क्या थी? दोस्तों इनकी भाषा क्या थी? पाली थी। इन्होंने पाली में उपदेश दिए थे। और देखिए बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? त्रिपिटक थे ना, त्रिपिटक थे, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आई होप। चलिए दोस्तों यहीं तक, इसके आगे दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में दोस्तों हम ये प्राचीन इतिहास पूरा समाप्त भी कर देंगे फिर, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।